आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक जैसी उनकी स्पेलिंग्स दिखाई देती है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, किंतु वह शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे हम पहला शब्द लेते हैं एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। ही इज एन एबल मैन। वह एक योग्य आदमी है। तो यहाँ पर एबल का अर्थ हुआ योग्य। अब दूसरा वर्ड आता है केपेबल। CAPABLE केपेबल। केपेबल का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के लिए योग्य। यहाँ तो सामान्य कार्य के लिए योग्य व्यक्ति था, अब यहाँ पर केपेबल का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के लिए योग्य। तो देखिए, ही इज केपेबल ऑफ रीडिंग दिस बुक। ही इज केपेबल ऑफ रीडिंग दिस बुक। वह इस पुस्तक को पढ़ने के लिए योग्य है, अर्थात वह इस किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता है। अब दूसरा हमारे आता है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। दोनों के एक जैसे उच्चारण हमें सुनाई देते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। अब यहाँ एक्सेप्ट का मतलब यहाँ दूसरा होता है सिवाय। तो ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट राम। राम के सिवाय सभी उपस्थित थे। तो देखिए, यहाँ एक्सेप्ट एक जैसा इनका उच्चारण है। अब हम अगला देखते हैं एडॉप्ट और एडेप्ट। तीन एक जैसे हमको दिखने में शब्द दिखते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ पर ओ है, यहाँ ए है और यहाँ ई है। तो जब एडॉप्ट में ओ हो तो इसका मतलब है गोद लेना या अपनाना। गोद लेना या अपनाना। तो देखिए, ही एडॉप्ट ए सन। ही एडॉप्ट ए सन। उसने पुत्र अपनाया। उसने पुत्र अपनाया। अगला है एडॉप्ट। इसमें ए है, ओ की जगह ए है। तो देखिए, यहाँ पर इसका मतलब होगा अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना। आई एडॉप्टेड माई सेल्फ टू द न्यू सिचुएशन। मैंने नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाया। अगला देखते हैं एडॉप्ट। इसमें ए के स्थान पर ई है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा निपुण। तो क्या वाक्य में प्रयोग होगा? ही इज एन एडॉप्ट इन म्यूजिक। ही इज एन एडॉप्ट इन म्यूजिक, अर्थात वह संगीत में निपुण है। वह संगीत में निपुण है। अब अगला आता है हमारे चौथा नंबर का इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट। तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। स्मोकिंग अफेक्ट्स हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। और इफेक्ट का मतलब परिणाम, अर्थात रिजल्ट। द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। दवाई का परिणाम था क्वाइट होलसम, अच्छा। दवाई का परिणाम अच्छा था। अब हम अगला देखते हैं। अगला आता है अल्टर। दोनों को अल्टर बोलते हैं। इसमें ए है और इसमें ई है। तो यहाँ पर देखिए, अल्टर का मतलब वेदी। तो भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ ऑन द अल्टर ऑफ फ्रीडम। भगत सिंह ने सेक्रीफाइस्ड बलिदान किया उनके जीवन का ऑन द अल्टर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर। तो अल्टर का मतलब वेदी। वही वेदी है जो यज्ञ करते समय होती है। अगला आता है अल्टर, यानी बदलना, किसी भी चीज़ को बदलना। इट इज डिफ़िकल्ट टू अल्टर वंस हैबिट्स। कि किसी की
किसी की आदतों को बदलना कठिन है। किसी की आदतों को बदलना कठिन है। अगला फिर आता है अपने एवेंज और दूसरा आता है रिवेंज। एवेंज का मतलब होता है उचित बदला लेना, मतलब न्यायपूर्ण बदला लेना। जैसे ही एवेंज्ड द मर्डर ऑफ हिज फादर, उसने उसके पिताजी की हत्या का बदला लिया, यानी न्यायपूर्ण बदला। अब देखिए रिवेंज यानी शत्रुता के कारण बदला लेना। तो देखिए द रिवेंज्ड हिमसेल्फ फॉर द इंसल्ट द सॉरी, तो उसने क्या किया, रिवेंज ने बदला लिया, स्वयं ने बदला लिया, काहे के लिए लिया, इंसल्ट के लिए। तो शत्रुता हो गई थी उसकी, किसी ने उसकी इंसल्ट कर दी थी, तो यहाँ रिवेंज है और न्यायपूर्ण के लिए एवेंज है। अगला आता है हमारे एडवाइस। एडवाइस दोनों एक जैसे उच्चारण है लेकिन थोड़ा अंतर है, ऊपर सी है और नीचे एस है। ऊपर सी है तो सलाह अर्थात नाउन हो जाएगा, और एस है तो सलाह देना अर्थात क्रिया हो जाएगी। तो पहले में देखें ही गेव मी ए गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छी सलाह दी। और ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे कठिन मेहनत करने की सलाह दी। तो इसमें सी हो तो समझना चाहिए नाउन है, एस हो तो क्रिया। अब आगे चलते हैं हम नंबर 8। नंबर 8 में देखते हैं आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्टियन। तो यहाँ आर्टिस्ट और यदि इसके आगे ई लगा दें, उच्चारण दोनों का एक रहेगा, लेकिन यहाँ ई लग रहा है। जब ई नहीं लग रहा है तो इसका मतलब होता है कलाकार। ऐसा कलाकार जो अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं करता, अपने शौक के लिए काम करता है, तो वो आर्टिस्ट हो गया, उसमें ई नहीं लगता है। जैसे ए पेंटर इज़ एन आर्टिस्ट, एक पेंटर क्या होता है, आर्टिस्ट होता है, वो अपने शौक के लिए काम करता है। दूसरा आर्टिस्ट जो अपनी कला का प्रयोग धन कमाने में करता है। जैसे मोहम्मद रफ़ी वाज ए फेमस आर्टिस्ट, ई लग गया, तो ये वाला आर्टिस्ट अपने धन के लिए अपनी कला को बेचता है। अगला है आर्टिस्टियन। आर्टिस्टियन, इसमें एस के बाद ए एन लग गया, तो इसका मतलब होता है दस्तकार, हाथों से काम करने वाला। जैसे बढ़ाई है, कारपेंटर है। ए कारपेंटर इज एन आर्टिस्टियन, तो एक कारपेंटर क्या होता है, एक दस्तकार होता है। आगे चलते हैं नंबर 9 बर्थ। बर्थ दोनों को एक जैसा उच्चारण में बोलते हैं। तो BIRTH बर्थ का मतलब होता है जन्म। और तो किस प्रकार इसका प्रयोग होगा, शी गेव बर्थ टू ए चाइल्ड। शी गेव बर्थ टू ए चाइल्ड, उसने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया। और एक बर्थ यहाँ आई है, आई की जगह ई लग जाता है, तो इसका मतलब होता है सोने की सीट, अर्थात सोने जिस सीट पर हम सोते हैं उसको बोलते हैं। तो आई गोट ए बर्थ, आई गोट ए बर्थ रिजर्व्ड, मुझे सोने की सीट आरक्षित करवाई, मैंने सोने की सीट आरक्षित करवाई। आई गोट ए बर्थ रिजर्व्ड। अगला आता है हमारे एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट दुर्घटना होती है, इंसिडेंट घटना होती है। तो जब बुरी घटना हो तो एक्सीडेंट, और जब कोई सामान्य घटना हो तो इंसिडेंट। तो क्या वाक्य में प्रयोग होगा इसका, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ एक। और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। अब 11वां आता है ऑलरेडी। ऑलरेडी दोनों एक जैसे हैं, केवल यहाँ संक्षिप्त रूप है। जब यह खुले हुए हैं तो इसका है सब के सब तैयार, सबके सब तैयार। दे वर ऑल रेडी टू गो, सबके सब जाने के लिए तैयार थे। और ऑलरेडी जब मिला हुआ रूप आता है इसका तो पहले ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द पैलेस, ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द पैलेस, वह स्थान को पहले से ही छोड़ चुका है, वह स्थान को पहले से ही छोड़ चुका है। अगला आता है 12वां नंबर का एंजल, एंजल, एंगल, ANGEL और ANGLE। इसमें ई यदि इधर चल जाता है तो एंजल हो जाता, एंगल हो जाता है। और ई यदि बीच में अंदर रहता है एल के
तो एंजल हो जाता है। एंजल का मतलब है देवदूत। एंजल्स सर्व गॉड, देवदूत भगवान की सेवा करते हैं। और एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण। मेक ए राइट एंगल, सही कोण बनाओ, सही कोण बनाओ। अगला आता है 13वां नंबर का आंसर रिप्लाई। तो देखिए आंसर कहाँ होता है, जब कक्षा के अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर यानी उसका उत्तर दिया जाता है। प्रश्न का उत्तर आंसर होता है। और एक है रिप्लाई, किसी भी पत्र का जवाब जब देते हैं तो उसको रिप्लाई बोलते हैं। तो पहला आंसर का देखते हैं वाक्य में प्रयोग। ही आंसर्ड द क्वेश्चन, उसने प्रश्न का उत्तर दिया। और ही रिप्लाइड टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का जवाब दिया। अब आता है 14वां नंबर का बोर्न, बोर्न BORN और BORNE, ई लग गया इसके अंदर। तो बोर्न होता है जब ई नहीं लगता है तो इसका मतलब होता है पैदा हुआ, और ई लग जाता है तो हो जाता है सहन किया हुआ। तो देखिए किस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1947, उसका जन्म 1947 में हुआ था। और अगला वाक्य ही हैज़ बोर्न ऑल डिफ़िकल्टीज़, उसने वह सारी कठिनाइयों को सहन कर चुका है। अगला आता है 15वां कैनन, कैनन दोनों एक जैसे उच्चारण हैं लेकिन एक में डबल एन है। तो जिसमें डबल एन नहीं है उसका मतलब होता है रिवाज। तो यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द कैनन्स ऑफ सोसाइटी, तुमको समाज के रिवाजों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। और दूसरा कैनन यानी तोप, तो रशियन कैनन्स फ्राइटेंड द इंग्लिश, रसिया की तोपों ने अंग्रेज़ों को डराया। अगला 16 नंबर आता है। 16 नंबर में बिसाइड, बिसाइड यदि एस नहीं लग रहा है तो बगल में, और एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है अतिरिक्त। तो देखिए पहला ही वाज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ था। और अगला है बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आई हैव वन पेन मोर, मुझे एक पेन और चाहिए। अगला आता है ब्रेक, ब्रेक देखिए यहाँ पर पहला है, अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, ये वाला ब्रेक लिखते हैं जब गाड़ी में मोटरसाइकिल में लगाते हैं तब हमें ये लिखना चाहिए BRAKE, ब्रेक यानी पहिए को रोकने का यंत्र। पहिए को जब ब्रेक लगाते हैं तो BRAKE, अर्थात इसके अंदर हम के बाद में लिखते हैं और ई लगाते हैं, और यहाँ पर EA बीच में लाते हैं। तो BRAKE ब्रेक यानी पहियों को रोकने का यंत्र। ही अप्लाइड द ब्रेक एंड द कार स्टॉप्ड, उसने ब्रेक लगाए कार रुकी। अगला है ब्रेक यानी तोड़ना। तो आई डिड नॉट ब्रेक दिस चेयर, आई डिड नॉट ब्रेक दिस चेयर, मैंने ये कुर्सी नहीं तोड़ी मैंने ये कुर्सी नहीं तोड़ी। अगला देखते हैं अपन 18वां चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। अब चाइल्डिश यानी छोकरापन होता है और चाइल्ड लाइक यानी बच्चे जैसा होता है। छोकरापन में क्या आवारापन नज़र आता है, या इसको कहते हैं छिछोरापन नज़र आता है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि नादान बुद्धि जी का जंजाल। उस वाक्य के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज चाइल्डिश टू टॉक लाइक दिस, वह तो बिल्कुल छोकरेपन जैसी बात करता है, नादान बुद्धि जैसी बात करता है। और चाइल्ड लाइक बच्चे जैसा, हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस प्लीज एवरीबडी, प्रत्येक को प्रसन्न करता है, प्लीज यानी प्रसन्न करता है उसका बच्चे जैसा भोलापन। अगला देखते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यहाँ ई है और ई की जगह यहाँ पर आई आ गया। यदि ई है तो पूरक है और आई है तो नमस्कार है। तो कॉम्प्लीमेंट, ए गुड वाइफ इज़ कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड, तो एक पत्नी होती है वह पत्नी अपने पति की पूरक होती है, यानी ई होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है। और आई है तो इसका मतलब नमस्कार। तो आई थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मैं आपके इस नमस्कार को धन्यवाद देता हूँ। अब देखते हैं अपन 20वां कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल, दोनों में अंतर है। कंटिन्यूस का मतलब होता है बिना रुके लगातार, अर्थात लगातार, और कंटिन्यूअल का मतलब होता है रुक रुक कर, अर्थात थोड़ा थोड़ा गैप देकर। तो देखिए बिना रुके लगातार कंटिन्यूस का हम प्रयोग करते हैं वाक्य में। ही स्पोक कंटिन्यूसली फॉर एन आवर, ही स्पोक कंटिन्यूसली फॉर एन आवर, वह 1 घंटे तक लगातार बोला।
और जैसे अब रुक रुक कर आता है कंटिन्यूअल, इट रेन्ड कंटिन्यूअल फॉर 2 days, इट रेन्ड कंटिन्यूअल फॉर 2 days, 2 दिन तक रुक रुक कर बरसात हुई, 2 दिन तक रुक रुक कर बरसात हुई। लास्ट देखते हैं कूल और कोल्ड। कूल का मतलब वार्म का विपरीत अर्थात ठंडा, और कोल्ड का मतलब हॉट का विपरीत। अब वार्म और हॉट में क्या अंतर है? वार्म का मतलब होता है गर्म और हॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म। तो देखिए कूल का मतलब शीतल और कोल्ड का मतलब ठंडा। कूल तो वो होता है जिसके अंदर हमको हल्की हल्की ठंडक लगती है जो सुहावनी होती है, और कोल्ड वो होता है जिसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और सहन योग्य नहीं होती है। तो दोनों का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। ए कूल ब्रिज इज ब्लोमिंग, शीतल हवा बह रही है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। तो आपको मेरा बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना, आप इसको याद करेंगे। अब अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।